क्यों इस देश में कोई दलित मुख्यमंत्री नहीं है? इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, व्यक्तिगत घरानों की पार्टियां हो गई हैं। कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी है, खाली बातें करते हैं। क्या किया कांग्रेस ने? कांग्रेस ने तो सबसे ज्यादा छुरा घोपा है पिछड़ों के पीठ में। काका कालेलकर कमीशन हो या फिर मंडल कमीशन हो, सबको सैबोटाज किया। और आज आप नैरेटिव गढ़ रहे हो, ठीक है, अच्छी बात है, उसका स्वागत है, उस पर काम करना चाहिए, अच्छी बेहतर बात है, वो सब कुछ है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि कितने सेक्रेटरी दलित हैं, कब बनाओगे आप? ठीक है, नेता बनने दीजिए दूसरों को, लेकिन नेताओं से सवाल पूछिए। आप कब पूछेंगे अपने नेताओं से कि हमारे यूनिवर्सिटीज में हॉस्टल्स में रिजर्वेशन क्यों नहीं है? जितने बीसीस के नेता पूछिए उनसे, वो हमारी दुर्दशा के कारण वही है। तो कुल मिला के हमको सवाल करना होगा, जो बेहतर नेतृत्व दे सकता है, जो लीड कर सकता है, उसकी लीडरशिप में हमको आगे बढ़ना होगा। बेकार के द्वंद्व में, अहंकार में कोई न छोटा है न कोई बड़ा है। कबीर ने कहा कि तू जो ब्राह्मण ब्राह्मणी का जाया, आन बाट काहे नहीं आया। ब्राह्मण व्यवस्था हर स्त्री को शूद्र कहती है। तो इससे पहले साथी अपनी बातें रख रहे थे और बहुत कुछ कहने का नहीं है, एकदम सही कह रहे थे हमारे वरिष्ठ साथी प्रोफेसर रतनलाल जी। वो दलित चिंतक नहीं है, वो इस समाज के सुधारक भी हैं और चिंतक भी हैं, विद्वान भी हैं। तो कम से कम हम लोगों को नहीं कहना चाहिए कि दलित चिंतक हैं, बहुजन चिंतक हैं, पूरे देश के हैं। और इस देश के जो प्रधान सेवक हैं उनसे बड़े रोल में हैं वो, उनका रोल लग रहा होगा लोगों को। वो सूट बदल रहे हैं, कभी बैंकॉक कभी उतरे हैं एयरपोर्ट पे, लेकिन ये जो काम कर रहे हैं अपने रिसोर्सेज में से उसको खर्च करके, जो उनको मिला है रिसर्च और पढ़ाई करने के लिए, अपना जीवन जीने के लिए, ये बहुत बड़ा काम है। बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि एक्चुअली सोशल एक्टिविज्म में वो है जो कुछ त्याग करना नहीं चाहता, सब कुछ लपेटना चाहता है। बीसीस को ये जानना होगा, बैकवर्ड कास्ट को, कि दलित उनके भाई हैं। और याद रखिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर किसी जातिवादी के नहीं थे, किसी जाति के लिए काम नहीं करते थे, लेकिन इस जातिवादी समाज में उनकी मजबूरी थी कि वो कुछ हद तक उन लोगों के साथ काम करते, वंचितों के साथ उनको जोड़ने के लिए। वो एक बहुत बड़े मानवतावादी थे, और मानवतावादी इसलिए थे क्योंकि उन्होंने पूरे समाज को बनाने का काम किया। अगर उन्होंने जो साहित्य रचा है, उन्होंने जीवन में जो संघर्ष किया है, एक व्यक्ति के लिए संभव है ही नहीं। तो इस बात को समझना होगा हमको। मैं बहुत बोलने के लिए उत्सुक नहीं था, मैं तो यहाँ आया था, हमारे वरिष्ठ साथी प्रोफेसर सूरज मंडल जी ने मुझे बुलाया। बोलने का बहुत शौक नहीं है मुझे, इसलिए नहीं है कि बोलने के मौके आजकल डिजिटल मीडिया पे मिल जाते हैं, बोल बोल के थक गए हम लोग। और यहाँ भी हमारे साथी कुछ गंभीर नहीं है, वो जिनको सुनना है वो सुनेंगे, नहीं सुनेंगे। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात मैं बता देता हूँ कि जो सवर्ण समाज पिछड़ों के साथ करता है, पिछड़ों को कम से कम दलित समाज के, आदिवासी समाज के लोगों के साथ नहीं करना चाहिए। इस बात को समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं, वैसे तो ये पूरा जो समाज है 85% बहुत पीछे है। वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब की रिपोर्ट नागपुर में नहीं बनी थी, झंडेवाला में नहीं बनी थी, वो फ्रांस के पेरिस में बनी है। और उसको झंडेवाला वाले अर्थशास्त्रियों ने नहीं बनाई है, थॉमस पिकेटी ने बनाई है। और वो बता रहे हैं कि 2012 से 22 तक उन्होंने जो स्टडी की, चार्ल्स लुकास चांसल ने की, 3 बड़े अर्थशास्त्रियों ने उस रिपोर्ट को बनाया और बताया कि जो देश के 60% ओबीसी हैं, उनका जो 2012 में भारत का धन था, जो हिस्सेदारी थी वो 18% थी, 22 में घट के 8% हो गई, 9% हो गई। एससी और एसटी जिनकी आबादी 25% है, उनका जो भारत के धन में हिस्सेदारी थी 1.8% थी 2012 में, थोड़ी सी बढ़ी है, 2.3 हुई है। और माइनॉरिटी को तो भूल ही जाइए। कुल मिला के 13%, मतलब अगर हम एक रूपक चुने कि 100 रोटियां इस देश में हैं, तो 13 रोटी में 87 लोग जी रहे हैं, और 13 लोगों के लिए 87 रोटियां हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब की रिपोर्ट कह रही है। ध्यान रखिए इस बात को कि संवेदनशीलता लानी होगी, सभी राजनीतिक दलों को सोचना होगा, जो जातीय संगठन बन चुके हैं, कि खाली बस आपको सत्ता को बांटना होगा। और एक और महत्वपूर्ण बात मैं कहता हूं कि हमारे जो साथी, चाहे वो हैदराबाद से आ रहे हैं, चाहे वो चेन्नई से आते हैं, बड़ी बड़ी मंचों से बड़ी बड़ी बातें करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। इसलिए इस तरह के सभाओं में भीड़ें कम हो रही हैं, हम लोगों को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारी जो नैरेटिव है उसमें संवेदनशीलता और सच्चाई की कहीं ना कहीं कमी है। और वो कमी क्या है कि हमको बहुत ईमानदारी से, बाबा साहब ने क्या किया, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट की बात की। कोई सेमिनार आपने देखा है
कि किसी ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट पे आयोजित किया हो। हर आदमी को दम है कि मैं यादव हूं। और याद एक्चुअली ओबीसी क्या है, एक हेट्रोजेनस ग्रुप है और उसमें कल्चरल कैपिटल, सोशल कैपिटल की कमी है। और उसमें सबसे बड़ी समस्या क्या है कि वहां पे क्रीमी लेयर का भी कॉन्सेप्ट है। जो धनी है ओबीसी में, उसको गरीब यादव से कोई मतलब नहीं है, धनी यादव को। एससी के पास एक सोशल कैपिटल, कल्चरल कैपिटल, एक दुख का एक नैरेटिव था जो उनको जोड़ता है। तो ओबीसी के लोगों को इस बात को समझना होगा कि जब तक यूनाइट नहीं होंगे, और ये सारे वर्ग ओवरऑल, गरीबी में बहुत कम का डिफरेंस है, चाहे वो बीसी हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो ट्राइबल हो। कुछ लोग धनी हो गए हैं, कुछ लोग बेहतर हो सकते हैं, लेकिन ये पूरा समाज बहुत दुर्दशा में है। तो उसमें जिम्मेदारी बनती है जो धनी लोग हैं, जो बेहतर लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, कि अपने लोगों को लीड करें। वो करते क्या हैं, खाली अपने काम में लगे रहते हैं। दिक्कतें यहीं पे हैं। आपको रोटी बेटी का संबंध करना होगा। आप याद रखिए कि ओबीसी की जो मजबूत जातियां, देखिए वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था, ब्राह्मणों का वर्ण एक है, जाति एक है, क्षत्रियों का वर्ण एक है, जाति एक है, वैश्यों का वर्ण एक है, जाति एक है, शूद्रों में 5000 जातियां, ओबीसी में, दलितों में 1200 जातियां हैं, ट्राइबल्स में जातियां ही जातियां हैं। आप देखिए ना, कुर्मी और यादव स्टेटस एक ही है, झूठ मूठ का ईगो है। पशुपालक ही हैं और खेती करने वाले हैं, वैसे ही दलित जातियों में भी है। लेकिन ओबीसी का रोल बड़ा है, उसको बड़ा रोल प्ले करना होगा, उसको समझना होगा। लेकिन ये सब हो नहीं रहा है। कोई जाति तोड़ो सम्मेलन नहीं होता है, कोई एकता पर काम नहीं है। कहां से आप पॉलिटिकल पावर अचीव कर लोगे? कोई आपका कल्चरल काम है? इस देश में सबसे बड़ा और जातिवादी संगठन जो है वो आरएसएस है, केवल और केवल ब्राह्मणों के उत्थान के लिए काम करता है। और कभी सावरकर को, गोलवलकर को ब्राह्मण चिंतक नहीं कहा गया। जैसे हमारे साथी ने तुरंत कह दिया कि दलित चिंतक हैं, मुझे कह देगा कि बहुजन चिंतक हैं। तो वो नहीं कहा जाता है कि सावरकर को कि वो ब्राह्मण चिंतक थे, गोलवलकर को, क्योंकि उन्होंने ज्ञान के स्रोत को ही कब्जा किया है। वहीं से वो नैरेटिव गढ़ते हैं, आपके नैरेटिव को पंक्चर करते हैं, अपने नैरेटिव को प्रोपेगेट करते हैं, फैलाते हैं। याद रखिए, आपको कई लेवल पे काम करने होंगे। संवेदनशीलता पर काम करनी होगी, यूनिटी पे काम करनी होगी, और साथ में एक दूसरे के इंपावरमेंट पे काम करनी होगी। और ये धीरे धीरे ये जो बीच की दूरियां हैं वो टूटेंगी। भारत कभी बेहतर एक समाज बन ही नहीं पाएगा जब इन तबकों के बीच का एक सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल ईगो और दूरियां खत्म नहीं होंगी। ध्यान रखिएगा। इसलिए पॉलिटिकल से बहुत पहले आपको कल्चरल और सोशल काम करना है। और बाबा साहब ने वो सब सारी चीजें कही थी, और सही बात है। रतनलाल जी की बात को मैं मतलब कॉपी करता हूं, उसको एक तरह से उसको कोट करते हुए कहता हूं कि ओबीसी को बड़ा रोल प्ले करना होगा। सही बात है। क्यों इस देश में कोई दलित मुख्यमंत्री नहीं है? इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, व्यक्तिगत घरानों की पार्टियां हो गई हैं। कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी है, खाली बातें करते हैं। क्या किया कांग्रेस ने? कांग्रेस ने तो सबसे ज्यादा छुरा घोपा है पिछड़ों के पीठ में। काका कालेलकर कमीशन हो या फिर मंडल कमीशन हो, सबको सैबोटाज किया। और आज आप नैरेटिव गढ़ रहे हो, ठीक है, अच्छी बात है, उसका स्वागत है, उस पर काम करना चाहिए, अच्छी बेहतर बात है, वो सब कुछ है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि कितने सेक्रेटरी दलित हैं, कब बनाओगे आप? अगर वो वर्षों से मार्जिनलाइज रहे हैं, उनका 25 बनता है तो आप कम से कम 40 दो ना उनको। 40 नहीं दे सकते हो, 35 दो। आप थोड़ा बड़ा दिल दिखाओ उनको, जो वर्षों से वंचित रहे हैं, शताब्दियों से, उनको थोड़ा आगे बढ़ के प्यार दो, सम्मान दो। उनके नेतृत्व में आप उनकी लीडरशिप को स्वीकार करो ना। नहीं करना चाहता है कोई। हर कोई असुरक्षित है और चाहता है कि त्याग दूसरा कोई करे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर दूसरे के परिवार में पैदा हो और वो त्याग करें, भगत सिंह दूसरे के घर में पैदा हो। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये जब तक सांस्कृतिक सामाजिक एकता नहीं होगी, काम नहीं होगा विमर्श पर, तब तक ये कुछ होने वाला नहीं है। ओबीसी एक बहुत बड़ी क्राइसिस में है। इसलिए क्राइसिस में है कि 4 किताबें नहीं है उस समाज पर, कोई रिसर्चर नहीं है। पैसा हो जाने से भी आप उस पैसे को बचा नहीं पाएंगे जब तक आपका एपिस्टेमिक स्रोत या नॉलेज, माने नॉलेज जो होगा वो उस पर आपका काम नहीं होगा। ओबीसी बहुत बड़ी क्राइसिस में है। एक बड़ी आबादी दिशाहीन है, इसीलिए भारत दिशाहीन है। इस देश की सबसे बड़ी समस्या ओबीसी है। इसको आप मुझसे असहमत हो सकते हैं, लेकिन जहां तक मैं देख सकता हूं, समझ सकता हूं, उसमें मुझे वो बहुत बड़ी समस्या दिखती है। अभी मेरे साथी ने कहा कि बोलने वाले ज्यादातर स्पीकर्स यादव थे, तो इन्होंने कहा कि सभी को एक एक करके यादवों को बुलाएंगे। वैसे मुझे यादव होने का कोई दम नहीं है, मेरी इंटरकास्ट मैरिज है और मैं इसी को प्रमोट करता हूं। अच्छा, मैं रिजर्वेशन से नौकरी में भी नहीं लगा था,
मैं यूनिवर्सिटी का गोल्ड मेडलिस्ट था, मैं इंग्लिश का, और उससे पहले मैं मेडिकल में सेलेक्ट हुआ था और सब कुछ ओपन कैटेगरी में। और चूंकि 2007 का मैं पीएचडी हूं, उससे पहले बीसीस के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी में रिजर्वेशन भी नहीं था। तो एक तो मैं इसलिए रिजर्वेशन की बात को समझता हूं बीसीस के लिए, क्योंकि आप देखिए ना, 2-3 यूनिवर्सिटीज को छोड़ के उनको आज तक यूनिवर्सिटीज के हॉस्टल में रिजर्वेशन नहीं है। इतना सोया हुआ समाज है। सही कहा हमारे वरिष्ठ साथी सूरज मंडल जी ने कि वो विचित्र समाज है, उसको जागना होगा। तो हमारे साथी ने कहा कि सभी यादव हो जाएंगे। मुझे कुछ यादव, संयोग से मैं यादव जाति में पैदा हुआ हूं, लेकिन एक्चुअली क्या है कि जो आवाज उठाता है उसके साथ होना होगा। हम लोग को देखना होगा कि जो ईमानदारी से हमको लीड कर सके उसको आगे लेके बढ़ना होगा। और याद रखिए कि एक्चुअली सही कहा हमारे रतनलाल जी ने कि हमारा मैंने एक्चुअली हमारा जो आर्थिक इंपावरमेंट है वो बहुत जरूरी है। ठीक है, नेता बनने दीजिए दूसरों को, लेकिन नेताओं से सवाल पूछिए। आप कब पूछेंगे अपने नेताओं से कि हमारे यूनिवर्सिटीज में हॉस्टल्स में रिजर्वेशन क्यों नहीं है? जितने बीसीस के नेता पूछिए उनसे, वो हमारी दुर्दशा के कारण वही है। तो कुल मिला के हमको सवाल करना होगा। जो बेहतर नेतृत्व दे सकता है, जो लीड कर सकता है, उसकी लीडरशिप में हमको आगे बढ़ना होगा। बेकार के द्वंद्व में, अहंकार में कोई न छोटा है न कोई बड़ा है। कबीर ने कहा कि तू जो ब्राह्मण ब्राह्मणी का जाया, आन बाट का है नहीं आया। ब्राह्मण व्यवस्था हर स्त्री को शूद्र कहती है। और तो कबीर ने कहा कि तुम बताओ, जो अपने को श्रेष्ठ कहते हो, तुम भी तो उसी शूद्र स्त्री की योनि से ही पैदा हुए हो। मैं भी वहीं से आया हूं, सभी आए हैं, तो तुम श्रेष्ठ कैसे हो गए? रैदास ने बहुत पहले कहा कि जाति जाति में जाता है जो केतन के पात, रैदास मानुष न जुड़ सके जब तक जाति न जात। अब जातियां तो बनाई ही गई आपको बांटने के लिए, लेकिन आप समझने को तैयार नहीं है। आप समझ रहे हैं, कोई चंद्रवंशी अपने को समझ रहा है, कोई सूर्यवंशी समझ रहा है, कोई यादव अपने को छत्तीस समझ रहा है। अरे क्या समझ रहे हो, क्या हो, उसको आप समझने की कोशिश करो ना भाई। आप क्या हो? आप मानव नहीं हो पा रहे हो। आप समाज के गरीब आदमी को 10 रुपए की चाय हंसते मन से पिला नहीं सकते हो। क्या हुआ? कुछ नहीं हो, बेकार हो। 10-10 रुपए जोड़ते रहते हो, घूमते रहते हो, रेस्टोरेंट में कोई साथी मिल गया चुप रहे हो। ऐसा आदमी होने का क्या फायदा? फायदा वो है जो खुल के जिए, आंखों से आंखों में मिला के लोगों को प्यार कर सके। और जिंदगी, याद रखिएगा, जाति, वर्ण, स्टेटस से ऊपर प्यार का नाम है। आपके एक्सटेंशन का नाम है जिंदगी। आपका विस्तार अगर नहीं होता है, आप हमेशा असुरक्षित महसूस करते हैं, तो आप जिंदा लाश हैं। याद रखिएगा, आप घूमते हुए हो सकते हैं, दिखते हुए हो सकते हैं, आपके दिमाग में गंदगी हो सकती है, आपको लगता है कि मैं जी रहा हूं, खा रहे हैं भरपेट, निकाल भी रहे हैं उसको, लेकिन आप एक जिंदा लाश हैं। जिंदा लाश नहीं होना है, आपको लड़ना है अपने अधिकारों के लिए, दूसरों के लिए भी। जैसी आप दुनिया चाहते हैं, आप अगर अपने लिए स्वर्ग चाहते हैं तो दूसरों के लिए नर्क की कल्पना नहीं कर सकते हैं। आपको लड़ना होगा अपने अधिकारों के लिए, दूसरों के लिए भी, तभी एक बेहतर दुनिया बन सकती है। जियो और जीने दो, अप दीपो भवो। तथागत बुद्ध को मानना होगा। मानना इसलिए होगा क्योंकि उनका एक समावेशी विजन था। जय भीम।